हेलो फ्रेंड्स, अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। यह जो है चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है, नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर और पूर्णांक संख्या देखा था, इंटीजर्स। उसकी हमने पिछले क्लास में देखा था उसे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। यह जो चैप्टर आधारित है परिमेय संख्या पे ही आधारित है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो परंतु q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक हमने देखा था पिछले क्लास में कि पूर्णांक जो है माइनस का भी हो सकता है, प्राकृत संख्या में 0 भी रहता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 जो हम काउंट करते हैं किसी वस्तु को उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसमें हम एक 0 को हम शामिल कर लेते हैं। जो 0 है वह हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को अगर हम शामिल कर ले पूर्ण संख्या में तो वह जो संख्या जो आपका मिल करके बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपका कह रहा है p और q क्या हो? पूर्णांक हो। यहाँ पे p और q की बात कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, इसका मतलब है कि अंश बटा हर। p बटा q का मतलब क्या है? अंश बटा हर। तो यह जो अंश आपका है इसे हम p कह दिए और हर जो है उसे हम q कह दिए। बार बार हमें जो है p बटा q बार बार अंश और हर न कहना पड़े इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिए? p बटा q। यहाँ पे कह रहा है जहाँ पे p और आपका जो है q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। p और q क्या है? आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक में माइनस का भी मान आता है और प्लस का भी मान आता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे तो p और q जो क्या है, यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक जो है हमारा माइनस का भी मान आता है और प्लस का भी, मतलब धनात्मक संख्या भी आता है पूर्णांक में और ऋणात्मक संख्या भी आता है। इसीलिए यहाँ पे q बराबर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 जो है हमारा एक पूर्णांक है, इसीलिए q जो है हर के नीचे में आपका कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ देखना है कि q बराबर जो है 0 काहे नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, 0 का खेला। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 0 का जो है क्या खेला है, 0 क्या क्या करता है यह हम लोग जानेंगे। तो 0 के बारे में सबसे पहला हम जानते हैं कि जोड़। क्या जानेंगे? जोड़। अगर किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो क्या होता है? किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ा जाए तो क्या होता है? तो मान लिया जाए कि जो है 0 प्लस 4, अगर किसी संख्या में 0 में अगर आप 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे 4 ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 0 में अगर
वाला संख्या जोड़ दिया जाए, शून्य में अगर माइनस वाला संख्या जैसे -2 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा, तो -2 ही रह जाएगा, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे पहले 4 रख करके बाद में हम शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वह 4 ही आपका आएगा। आगे देखेंगे, अगर माइनस वाला संख्या पहले रख दिया जाए, -2 + 0, तो आपका इसके मान में क्या अंतर आएगा, तब भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, -2 ही रह जाएगा। तो जोड़ में हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, माइनस हो या प्लस हो, धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, सभी जो है अपना मान जो है उसका चेंज नहीं करता है। धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या ही आता है और ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या ही आता है, मतलब शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे घटाव, शून्य का क्या देखेंगे, घटाव। अगर किसी संख्या में शून्य को घटाया जाए तो क्या होता है, मान लिया जाए कि कोई संख्या है तो पहले हम शून्य ही लेते हैं, शून्य में -4 किया, तो अगर किसी भी संख्या में शून्य को घटाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, -4 ही आएगा। मान लिया जाए कि हम कहेंगे कि आपके पास पैसा है पॉकेट में, उसमें से अगर मान लीजिए कि 0 रुपया हमें दे दीजिए तो आपका पैसा तो कमेगा नहीं। अगर ऐसा स्थिति हो कि आपके पास कर्जा हो, है ना, आपके पास क्या हो, कर्ज हो, तो आप यहाँ माइनस वाला जो संख्या है वह कर्ज वाला संख्या है, तो हम कहेंगे कि आपका कर्ज जो है 0 रुपया हम सधा देते हैं, तो एक भी कर्ज सधेगा, बिल्कुल नहीं सधेगा। तो किसी भी संख्या में अगर शून्य को घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर से देखेंगे, अगर शून्य माइनस फिर माइनस का संख्या अगर दे, अगर माइनस की संख्या अगर दे देंगे तब क्या होगा, तो -2 अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ जो माइनस है और इसके अंदर भी माइनस है, तो यह माइनस और माइनस जो है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे +2 होगा। संख्या के मान में कोई अंतर नहीं है लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि शून्य से घटा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब गुना है, तो माइनस और माइनस का गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर। अगर 4 में -0 किया जाए, -0 किया जाए तो इसमें अंतर अगर होगा कि नहीं होगा यह देखेंगे। तो अगर 4 में से अगर 0 घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 4 ही रह जाएगा। क्लियर। अगर मान लिया जाए कि -2 और फिर -0 अगर किया जाए तो क्या यह संख्या में कोई अंतर होगा, तो बिल्कुल अंतर नहीं होगा, यहाँ पे जो है -2 ही मान रहेगा। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या में शून्य को घटाने से कोई अंतर नहीं आता है और न ही जोड़ने पर कोई अंतर आता है। यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिला कि यहाँ पे माइनस था और ये अंदर में कोष्ठ में भी माइनस था, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो माइनस और माइनस जब गुना होता है तो आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर। अब जो है हम लोग देखेंगे माइनस का गुना, सॉरी शून्य का गुना देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, गुना। तो गुना में अंतर होता है कि नहीं, तो गुना में बिल्कुल अंतर होता है। किसी भी संख्या में मान लिया जाए कि 0 में यहाँ हम गुना करते हैं 4 से, तो क्या होगा, तो किसी भी संख्या में 0 से अगर आप गुना करेंगे तो वह 0 में बदल जाता है, चाहे माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे देख लीजिए 0 गुने -2 यहाँ पे हमने किया तो क्या आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे उस सारे संख्या को आपको 0 कर देगा। फिर से देखेंगे यहाँ पे 4 प्लस गुने 0, आपका जो अंतर होगा यह गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या पहले ही आप माइनस रखिए, -2 गुने 0, तब भी आपका जो है 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने गुना में क्या देखा, 0 के साथ
कि किसी भी संख्या से अगर शून्य में गुना किया जाए या कोई भी संख्या में शून्य से गुना किया जाए तो वह संख्या क्या हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे भाग। अगर किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो क्या होगा, उससे पहले हम क्या करेंगे कि शून्य में किसी संख्या से भाग देकर देखते हैं। जैसे 0/4, तो आपको जो है किसी भी संख्या से आपने शून्य में भाग दिया तो इसका मान जो है शून्य होगा। काहे होगा, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे 0/4 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, शून्य में आपको 4 से भाग देना है। क्लियर। इसको भाग देने से पहले दूसरी संख्या हम देख लेते हैं। जैसे 16 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 16 में 2 से आप भाग देंगे तो क्या करेंगे, 2 का टेबल यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का टेबल लिखने के लिए आप करते क्या हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 × 1 बराबर 2, फिर 2 × 2 बराबर 4, फिर 2 × 3 बराबर 6, फिर 2 × 4, फिर इसका हो जाएगा 8, फिर 2 × 5 तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 10, फिर 2 × 6 तो यहाँ 12, फिर 2 × 7 14, फिर 2 × 8 यहाँ 16। इस तरह से नीचे आप इसका टेबल तैयार करते हैं। तो 2 का टेबल आपको प्राप्त करने के लिए 2 में पहले 1 से गुना करना पड़ा, फिर 2 में 2 से गुना करना पड़ा, फिर 2 में 3 से गुना करना पड़ा। इस तरह से क्रम से आप बढ़ते हुए एक एक संख्या गुना करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे क्या था कि 2 से हमें 16 में भाग लगाना था, तो 2 से कितना मरतबे में लगा, 8 मरतबे में। मतलब यहाँ जा कर के 8 से गुना किए तो 8 दूना कितना हुआ, 16। तो यहाँ पे आपका शेष जो है शून्य हो गया। तो आपका ये जो है 8 मरतबे में लगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि शून्य में 4 से हमें भाग लगाना है, किस में, शून्य में। तो 4 का हम टेबल तैयार करेंगे तो क्या उस संख्या में 4 का अगर चरका 4 अगर आप पढ़ेंगे तो चरका 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आगे के तरफ तो कोई है नहीं जो आपका शून्य प्राप्त हो। हमें इसमें भाग लगाने के लिए यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, शून्य लाना पड़ेगा। तो 4 में किस संख्या से गुना करेंगे तो शून्य होगा। यहाँ पे तो 1 2 से गुना कर रहे थे 16 प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो शून्य दिया हुआ है। तो 4 में किस संख्या से, यहाँ पे भी आपने क्या किया, 16 प्राप्त करने के लिए 2 में 8 से गुना किया तो 16 आया। तो या जो यहाँ पे 16 दिया हुआ था यही हमें प्राप्त करना था। तो शून्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो शून्य में शून्य हमें लाने के लिए, ये संख्या प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे 16 था तो 16 प्राप्त करने के लिए 2 में हमने कैसे गुना किया, 8। तो 8 दूना 16 हुआ। तो यहाँ पे शून्य है, तो 4 में किस संख्या से हम गुना करेंगे कि शून्य हो जाएगा। तो 4 में आप जो है अभी थोड़ा देर पहले शून्य का खेला देख ही रहे थे कि 4 में शून्य से अगर गुना किया जाए तो शून्य होगा। किसी भी संख्या में शून्य से गुना किया जाता है तो शून्य प्राप्त होता है। तो हमें तो मालूम करना है शून्य ही। तो यहाँ से 4 में शून्य से गुना करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा, तो शेषफल शून्य होगा। तो ये तो आपने देखा कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है। क्लियर। तो शून्य में हमने 4 से भाग दे करके आपको यहाँ पे दिखलाया। आगे देखते हैं। अब जो संख्या हम ले रहे हैं कि आपको जो है शून्य में माइनस वाला संख्या से भाग देंगे तब भी वही प्राप्त होगा। यहाँ पे भी आपको शून्य ही प्राप्त होगा। क्लियर। क्योंकि आप भाग देंगे शून्य लाने के लिए तो शून्य से ही गुना करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ जो है आपको शून्य ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सीखना था कि क्यू के नीचे जो है, मतलब हर के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, शून्य आपका नहीं होना चाहिए। तो शून्य नहीं होना चाहिए तो हम 4/0 ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। ये आपका है अंश और
ये आपका है हर। तो यही तो कहा जा रहा था कि हर बराबर आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो काहे नहीं होना चाहिए? तो देखिए यह 4 में आप क्या करेंगे, शून्य से भाग देंगे। तो शून्य का टेबल आप तैयार कीजिए। यहाँ पे हमें 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या से भाग देना रहता है उस संख्या में कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो शून्य में तो कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो शून्य ही हो जाएगा, 4 तो आएगा नहीं। 1 से गुना कीजिएगा तो ये शून्य हो जाएगा। शून्य में आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य में 2 से गुना कीजिएगा तब भी शून्य हो जाएगा। शून्य में 3 से गुना कीजिएगा तब भी शून्य हो जाएगा। तो 4 में 4 लाने के लिए आपको कोई भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो नहीं आने वाला है। क्या हो जाएगा? तो यह जो है आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दें तो भाग लगना संभव नहीं है, उसे हम अपरिभाषित कहते हैं। या माइनस में ही काहे न हो, जैसे -4/0, तो यह भी जो है आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यह भी आपका अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर? तो किसी भी हर में जो है शून्य नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या में शून्य से भाग दिया नहीं जा सकता है, अपरिभाषित होता है। क्लियर? चलिए, तो शून्य का हम लोगों ने खेला देख लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम कुछ पढ़े हैं उसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख ले रहे हैं। कह रहा है पूर्णांक 7 -5 4 0 -4 का आरोही क्रम है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरोही क्रम, तो बढ़ते क्रम में आपको आंसर देखना है। तो इन संख्याओं से जो मिल करके बढ़ते क्रम में बना होगा उसे हम चुनेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तब उससे बड़ा होगा, तब उससे बड़ा होगा, तब उससे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? तो देखिए -5 जो है सबसे आपका छोटा है, इसके बाद -4 छोटा है, इसके बाद आपका 0 उसके बाद आएगा उससे बड़ा, और उससे बड़ा जो होगा 4 आएगा, और उससे बड़ा जो है 7 आएगा। तो -5 सबसे स्टार्टिंग में किस में है? तो देखिए इसमें नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, न इसमें है न इसमें है। तो आपका C नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि -5 सबसे छोटा है, -5 से बड़ा है -4, और -4 से बड़ा है 0, और 0 से बड़ा है 4, और 4 से बड़ा है 7। तो इस तरह से यह बढ़ते क्रम हो गया। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो यहाँ पे आरोही पूछा है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और अवरोही कहेगा तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। आगे क्वेश्चन कर रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। कह रहा है कि श्रीनगर में तापमान हमेशा तो माइनस में ही रहता है। तो कह रहा है सोमवार का श्रीनगर का तापमान जो था -5 डिग्री था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, कह रहा है कि सोमवार का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि 2 डिग्री और कम हो गया। तो 2 डिग्री और कमेगा, तो यह 2 डिग्री और कमेगा तो इसमें 2 माइनस और हो जाएगा। तो माइनस और माइनस जो है यह संख्या जुट जाता है, 5 दू किया हो जाएगा 7, और चिन्ह वही रह जाता है, तो -7 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि -5 फिर माइनस फिर -4 फिर गुने -3। तो सबसे पहले इसका मान निकालना है कि क्या होगा। तो देखेंगे यह जो है सबसे पहले इसको हल कीजिए। तो यहाँ माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, और
यहाँ पे माइनस रह गया, तो माइनस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 चौका 20, 20 जो यहाँ पे हो जाएगा किसका, माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे -3, तो फिर आपको गुना जो करना है -3 से गुना करना है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, और 20 क्या हो जाएगा 60, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए में 60 दिया हुआ प्लस का। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमने 2-3 देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हमने क्या स्टार्ट किया था, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लोग विस्तार से यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। तो हमने क्या देखा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो P का मतलब होता है अंश, P का मतलब क्या होता है अंश, और Q का मतलब होता है हर। तो बार बार अंश बटा हर जो है, अंश बटा हर न कह करके हम लोग क्या कहते हैं P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। और P और जो है P और Q जो है आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक आपने देखा था, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक पूर्णांक होता है, और दूसरा जो होता है बीच वाला होता है, जो उसे हम क्या कहते हैं शून्य पूर्णांक, और लास्ट जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारा कितना होता है 3, घनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक को हम उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि P और Q पूर्णांक होगा, लेकिन शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। शून्य पूर्णांक होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, वह परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो चलिए हम सेकेंड में हम देखते हैं। अब जो है कुछ एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। क्लियर, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं परिमेय संख्या का। तो एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, कह रहा है क्या 5/7। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं क्या 5/7 जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इसे 5/7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह है ही P/Q के रूप में, है कि नहीं। तो परिमेय संख्या को हम लोग Q से भी डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं, Q और R से। परिमेय संख्या को Q और R से भी डिनोट करते हैं। तो देखेंगे जो 5/7 जो है P/Q के रूप में है, और जहाँ पे कहा गया है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए Q के बराबर में 7 है, 0 नहीं है, इसीलिए यह एक क्या है परिमेय संख्या है। यह आपका एक परिमेय संख्या है। क्यों है, तो यहाँ पे देखेंगे Q बराबर आपका जो है 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर में हम देखेंगे, कह रहा है -5/-7, क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे -5/-7 जो है, यह इसको आप काटेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह संख्या आपका बच गया 5/7। और 5/7 यहाँ पे ऊपर में ही देखे हैं कि यह P/Q के रूप में है। तो P/Q के रूप में है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। और क्यों है, क्योंकि Q के बराबर में 0 आपका नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि ऊपर में प्लस वाला चिन्ह था, सेम चिन्ह था, सेम चिन्ह था, तो यह एक परिमेय संख्या हुआ। और यहाँ पे भी अगर सेम चिन्ह है, माइनस ऊपर में भी है और माइनस नीचे में भी है,
तो भी यह एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, और कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/7 बच गया, तो यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में केवल यह कहा गया है कि q बराबर 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा गया है कि q बराबर माइनस का नहीं होगा, सभी चीज होगा, केवल q बराबर 0 नहीं होगा, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं 3 में। अब 3 में हम एक संख्या को माइनस में करेंगे, जैसे -5/7 ले रहे हैं, तो क्या यह परिमेय संख्या है? ऊपर में ऋणात्मक मान है और नीचे में धनात्मक मान है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि केवल q बराबर हमें 0 नहीं चाहिए, बाकी ऊपर में धनात्मक हो या ऋणात्मक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है जहां q बराबर यहाँ पे 0 नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब जो है ऊपर में हमने माइनस चिन्ह रख करके देखा था, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। अब हम नीचे में माइनस करके देखते हैं, तो 5/-7, 5/-7 क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, इसे भी हम p/q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि q बराबर केवल 0 नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक मान तो हम रख ही सकते हैं, तो यहाँ पे ऋणात्मक मान रख सकते हैं, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है जहां आपका जो है q बराबर जो है 0 नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या यह जो संख्या है क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्यों हमें यहाँ पे यह जो है परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि यह q बराबर जो है हर में आपका 0 नहीं है, मतलब q बराबर जो है 0 नहीं है, इसीलिए इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। केवल 5 या 5 जो दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे जाएगा कि क्या यह 5 एक परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है, तो 5/1 यहाँ जो है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। और इसके हर में क्या है? 1 है, मतलब q बराबर 0 भी नहीं है, q बराबर आपका 0 नहीं है, इसीलिए 5 जो है यह भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे 0, 0 जो है क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो 0 यहाँ पे देखेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके बट्टा में 0 के कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो है 0 के बट्टा में क्या है? 1 है, और जब 0 के बट्टा में 1 है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो है 0/1 या 0 कह लीजिए, यह एक परिमेय संख्या है। और क्यों है? तो q बराबर जो है 0 नहीं है, यहाँ पे q बराबर में 0 आपका नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या माइनस वाला जो संख्या होता है वह एक परिमेय संख्या होता है, तो -12 दे दिया है, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो -12 को यहाँ पे देखेंगे बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, तो जब बट्टा में कुछ नहीं था तो 1 हम मान लेते हैं यहाँ पे रहता ही है, इसलिए रहता है क्योंकि 1 से भाग देने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके मान में, तो इसे हम लिख सकते हैं -12/1, और -12/1 जो है यह p/q के रूप में आ गया। जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या बिल्कुल है, और जहाँ पे q बराबर जो है 0 नहीं है। क्लियर? या आपसे पूछ लिया जाए कि 0/1 मतलब 0/1 या 0/15 या 0/1200
क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। इसके हर जो है Q बराबर जो है 0 केवल नहीं होना चाहिए, अंश में 0 रहेगा तो चलेगा। यह अंश है तो अंश में आपका 0 रहेगा तो चलेगा, केवल हर में जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो सब के हर में संख्या दिया हुआ है, इसके संख्या 1 है, इसकी संख्या 12 है, इसकी संख्या 1200 है, सॉरी इसकी संख्या 15 है और इसकी संख्या 1200 है। तो हर में केवल आपका 0 नहीं होना चाहिए, और जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्या जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि n सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है। जो भी परिमेय प्राकृत संख्या कौन सी होती है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक होता है। तो यह जो गिनती की संख्या है इसके बट्टा में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है इसके बट्टा में क्या है? 1 है। हर संख्या के बट्टा में क्या होता है? 1 होता है। हम लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो यह जो है प्राकृत संख्या आपका बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या जो है वो एक परिमेय संख्या होती है। फिर कह रहा है W सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल जो है पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होता है? 0 से। 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक जाता है। तो देखिए 0 जो है इसमें आ गया, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे इन सब संख्याओं के बट्टा में भी 1 है। तो इन सब संख्याओं के बट्टा में अगर 1 है तो सभी संख्या यहाँ पे जो है P/Q के रूप में व्यक्त हो रहा है, इसीलिए पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या भी आपका जो है परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट करा क्या? सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो आपका जो है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक, और इधर माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, इधर अनंत तक आपका चला जाता है माइनस का। तो देखिए यह सभी पूर्णांक संख्या जो है इन सब के बट्टा में कुछ नहीं है, तो सब के बट्टा में आप 1 मान सकते हैं। सब के बट्टा में क्या मान लेंगे? 1। हर जो है सबका हम 1 कर दिए। तो देखिए इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको शंका हो कि यहाँ माइनस वाला है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि -12 को -12/1 लिख सकते हैं, इसलिए यह P/Q के रूप में आ गया। इसलिए माइनस वाला भी संख्या जो है आपका परिमेय संख्या होता है। और 0 तो यहाँ पे देखे ही थे कि 0 के बट्टा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। उधर प्राकृत संख्या तो सभी परिमेय संख्या होती ही है। तो पूर्णांक जो है सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। क्लियर? आगे देखेंगे, कह रहा है कि √36 यह जो है क्या एक परिमेय संख्या है? तो इसके बारे में आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। इसका रूट का हटाएंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 36 होता है। अब 6 को हम लिख सकते हैं कि 6/1, यहाँ पे यह भी P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। 225 जो है यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 225 का जो है वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होगा? तो यहाँ जो है 15 का ये है। 225 को तोड़ेंगे तो 2 भागों में, तो 15 गुने अगर आप 15 करेंगे तो यह जो है आपका आ जाएगा। तो एक जोड़ा को 1 बाहर कर लेते हैं रूट हटाने के लिए, तो यह जो 15 जो है यह इसको हम लिख सकते हैं 15/1। तो इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह जो आपका परिमेय संख्या हो गया। क्लियर?
तो जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, या पूर्ण घन संख्या हो तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि रूट के अंदर में, अगर रूट के अंदर में कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या, तो पिछले क्लास में पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं हमने बताया था। तो यह जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह आपका जो है परिमेय संख्या हो सकता है, या रूट के अंदर में पूर्ण घन संख्या होगा उसे भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो घन संख्या 3 का जोड़ा होगा, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है किसे, जैसे रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वह परिमेय संख्या होगा। तो इसको भी हम लोगों ने देखा। लेकिन रूट के अंदर में, अगर रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो वह जो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे रूट अंडर 5, तो यह जो 5 जो है यह आपका जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 का कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे देखेंगे, जैसे देख लीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे यह जो संख्या है यह सब संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखेंगे 1 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है वह कौन सा है 4, और 4 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है वह कौन सी संख्या है 9। तो यहाँ पे देखेंगे 4 के बाद डायरेक्ट जो पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 जो है ही नहीं, 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसीलिए यह जो 5 जो है रूट के अंदर में यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर यह देखा जाए 41, तो यहाँ पे देखेंगे 5 6 का वर्ग जो करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो 7 7 49। तो देखेंगे 36 के बाद जो है डायरेक्ट कौन सी संख्या आया 49 आया, और यह जो क्या है 41 है। तो 41 भी जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि 36 के बाद अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह कौन सा है 49। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा रूट के अंदर में वही संख्या जो है आपका परिमेय संख्या होगा, बाकी संख्या परिमेय संख्या रूट के अंदर में होगा तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो देखिए 0.25 को अगर यह दशमलव हम हटा दे तो दशमलव के बदले में क्या लिखेंगे 1, और जितनी संख्या आगे दिया रहता है उतना शून्य हम लिखते हैं। तो 2 संख्या है तो 2 संख्या हो गया। अब देखिए यह 25/100 हो गया, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बात किया जाए, कह रहा है 64 के पावर 1/3। तो अगर 64 के पावर 1/3 जो है क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो यह वह संख्या है, जैसे मान लिया जाए कि रूट अंडर 64 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया 3 दिया हुआ है। तो जैसे यह जो 64 घनमूल है यह क्या है घन संख्या है, तो रूट के पावर में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, या 64 को 1 के पावर 1/3। तो ये जो रूट है ऐसा अगर रूट के या छोटा सा यहाँ पे 3 दिया रहे तो इसका मान जो होता है 1/3 ही होता है। अगर रूट हटाएंगे उसका मान कितना होता है 1/3 ही होता है। तो यह दोनों संख्या बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 64 जो है पूर्ण घन संख्या है। रूट के अंदर में हमने एक यहाँ पे देखा कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, और रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण घन संख्या हो, पूर्ण घन संख्या,
रूट के अंदर में अगर कोई पूर्ण घन संख्या हो तो वह भी जो है आपका एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। तो यह जो घन इसका निकालेंगे, घनमूल जो है ना, यह इसका जो वर्ग निकाले थे इसका घन निकालेंगे तो 64 जो है इसका घनमूल होता है 4। इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसीलिए जो है यह एक परिमेय संख्या है। तो घनमूल के लिए जो है नियम क्या हुआ कि अगर पूर्ण घन संख्या अगर रूट के अंदर में हो तो वह परिमेय संख्या होगा। आगे देखते हैं 27। तो 27 को भी √3 यहाँ पे 27 हम लिख सकते हैं। इसको दोनों बराबर है तो 27 का जो घनमूल होता है कितना होता है 3। क्लियर। तो 27 का घनमूल 3 होता है तो 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3/1 लिख सकते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यह एक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे 32.65 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है। इसके बट्टा में जो है अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 1 और 2 संख्या दिया हुआ है तो 2 संख्या आ गया, यह 0। तो यह जो है P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हमने पूरा जो है यह चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 जो है पूरा परिमेय संख्या पे ही आधारित है। और हमने यह इंट्रोडक्शन का यह दूसरा वीडियो है। तो हमने यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में बहुत सारा जानकारी यहाँ पे हमने देख लिया और भी हम देखेंगे। तो अगर परिमेय संख्या पे पूरा कमांड है तो यह चैप्टर आसानी से बनेगा। तो चलिए और भी हम देख लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में कुछ तथ्य। यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में कुछ और तथ्य देख ले रहे हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा जो है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? तो जिस परिमेय संख्या का कह जब अंश व हर दोनों का चिन्ह समान हो तो वह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ +5 और +7 है। मान लिया जाए कि यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया रहता, 5/7 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब है जो 5 जो है प्लस का है और 7 भी प्लस का है। तो दोनों का अंश का भी चिन्ह समान है और हर का भी चिन्ह समान है। मतलब यह जो है 5 जो है अंश है, ये आपका क्या हो गया अंश, 5 अंश हो गया और हर हो गया यह 7, यह जो है आपका हर हो गया। तो दोनों का चिन्ह क्या है समान है, तो यह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। नीचे में एक दिया हुआ है कि -31/-37। तो यह थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा कि माइनस जो है तो यह तो ऋणात्मक होना चाहिए परिमेय संख्या, फिर इसको जो है धनात्मक के सूची में क्यों रखा गया? तो देखिएगा इसे -31/37 को हम 31/37 लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा में है भाग में है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आपका बचेगा क्या 31/37। तो यहाँ पे देखेंगे इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस आ गया। तो अगर चिन्ह जब अंश व हर दोनों का चिन्ह समान हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो वह संख्या जो है आपका धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर। यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जब अंश व हर दोनों के चिन्ह विपरीत हो। मतलब अंश का अगर प्लस है तो हर का माइनस होगा, अगर अंश का माइनस है तो हर का प्लस होगा। दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए विपरीत होगा, तो वह जो संख्या होगा आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। तो देखेंगे जैसे 5/7, तो 7 के आगे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब यह प्लस है, या प्लस या 7/-5, तो यह भी जो है इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो देख रहे हैं अंश अगर माइनस है तो यहाँ हर प्लस में है, अगर हर प्लस में है तो
सॉरी अंश प्लस में है तो हर माइनस में है, तो यह जो संख्या है वह आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो अच्छे तरह से समझ गए, इसको नोट कर लीजिए कि जब जो संख्या जो है परिमेय संख्या का चिन्ह दोनों अंश और हर का दोनों चिन्ह समान हो, एक ही जैसा हो, या तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, तो वह जो परिमेय संख्या कहलाएगा वह परिमेय संख्या घनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर परिमेय संख्या का अंश का कुछ और चिन्ह है और हर का कुछ और चिन्ह है, दोनों एक दूसरे का विपरीत हो, अंश अगर माइनस में हो तो हर प्लस में होना चाहिए, अगर अंश प्लस में है तो हर माइनस में होना चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में देखा। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या का सरल रूप या मानक रूप क्या होता है, तो यह जानेंगे। नया चीज है यहाँ पे, कह रहा है कि कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसका सरल रूप क्या होगा या उसका मानक रूप क्या होगा, दोनों ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सरल रूप और मानक रूप क्या होता है, तो सब कह रहा है यदि परिमेय संख्या का हर घनात्मक हो, अगर कोई संख्या का अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका सरल रूप क्या है या मानक रूप क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि उसका हर जो है घनात्मक होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए, और अंश और हर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी परिमेय संख्या जो है आपका सरल रूप कहलाता है या मानक रूप कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 25/30 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो है सरल रूप आपसे पूछ लिया जाए, यह तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हर जो है आपका शून्य नहीं है, इसीलिए यह जो एक परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या का सरल रूप आपसे पूछा या मानक रूप पूछा तो क्या होगा, तो देखिएगा सबसे पहले कह रहा है कि इसे हर घनात्मक हो, तो देखिए 30 जो है यह माइनस वाला नहीं ना है, यह प्लस वाला है, तो हर जो है आपका घनात्मक है। दूसरा कह रहा है अंश और हर कोई भी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अंश व हर का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अगर इसको काटेंगे तो 5 से 50 25 और 5 6 30, तो यह जो 5 जो था, 5 इसमें भी था और 5 इसमें भी था, इसका गुणनखंड था ना। 5 से 25 भी कट गया और 5 से 30 भी कट गया, 5 से 25 5 मरतबे में कटा और 5 से 30 जो है 6 मरतबे में कटा। अब जो है 5 और 6 के बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो यह जो 5/6 जो आया, यह जो है परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा। परिमेय संख्या का क्या कहलाएगा, मानक रूप। 25/30 का यह जो है मानक रूप आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यह सरल रूप भी इसको कहते हैं और मानक रूप भी कहते हैं। क्लियर? एक और देख लेते हैं। अगर 75/100 यह जो है, तो इसका मानक रूप क्या होगा, तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100 कट रहा है, तो यह जो 75/100 जो है यह परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है, परिमेय संख्या का सरल रूप नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100। अब 3 और 4 को देख लीजिए, हर इसका घनात्मक भी है और इसका मानक रूप में अगर इस दोनों को अंश और हर दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, किसी संख्या से यह कटेगा नहीं। तो अब यह जो है 3/4 जो है कह सकते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप भी है और सरल रूप भी है, लेकिन 75/100 जो है परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है, क्योंकि इससे भी छोटा यह परिमेय संख्या हो सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।